नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स। इसमें देखिए, ये फर्स्ट क्वाड समिट हुई है और फर्स्ट क्वाड समिट में इसने लिखा, क्वाड के जरिए चीन को कैसे घेरेंगे। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, जाने पूरी प्लानिंग। तो आपसे पूछेगा कि मैंने फर्स्ट क्वाड समिट में कौन कौन से शामिल थे, तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। आप देख रहे हैं कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति साहब हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री साहब हैं, और ये हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की, और ये हो जाएंगे जापान के। तो चलिए, पूरी पिक्चर के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। देखिए, यहाँ पर लिखा है, आराम से देखना है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के शीर्ष नेता क्वाड की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। एशिया का नाटो कहे जाने वाले क्वाड की यह पहली बैठक है जिसमें चारों देशों का शीर्ष नेतृत्व हिस्सा ले रहा है। वैसे तो इस संगठन का गठन इंडो पैसिफिक में इन चारों देशों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने के लिए किया गया था। इंडो पैसिफिक, यहाँ क्या बता रहा है, मोदी बाइडेन पहली बार इस बैठक में होंगे शामिल। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम योशिहिडे योशिहिडे सुगा, इनका नाम क्या है जापान के पीएम का, योशिहिडे सुगा, और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन हिस्सा लेंगे। तो इसको याद रखें क्योंकि ये जापान के अभी चेंज हुए हैं। जापान के पीएम योशिहिडे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन हिस्सा लेंगे। यह पहला मौका है जब अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किसी बैठक में हिस्सा लेंगे। बाइडेन पहले ही चीन के खिलाफ सख्त रुख दिखा चुके हैं। जो बाइडेन इंडो पैसिफिक की अहमियत को अच्छी तरह से समझते हैं। यही कारण है कि वे किसी भी हाल में इस क्षेत्र में चीन को हावी नहीं होने देंगे। तो देखिए, दूसरी खबर है, कैबिनेट नॉट टू अमेंड इन इंश्योरेंस एक्ट टू अलाउ 74% एफडीआई लिमिट। अब इंश्योरेंस सेक्टर में भारत सरकार 74% एफडीआई के लिए मंजूरी दे दी। पहले ये 49% था, अब 74% कर दिया। अब बाहरी निवेश जो है इंश्योरेंस सेक्टर में 74% हो सकता है। देखिए क्या कह रहा है, एक्सपेंशन ऑफ एफडीआई लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर विल लीड टू better penetration, new sources of funding, access to external know how that can support insurers underwriting performance and unlock of new operating efficiencies। तो ये देखिए 11 मार्च की न्यूज थी। अब इसमें इसका मेन मुद्दा ये है कि भारत सरकार जो है इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट को बढ़ा करके 74% कर दी है। देखिए वही खबर है, यूनियन कैबिनेट हैज गिवन इट्स नॉट टू इंक्रीज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट टू 74% फ्रॉम करेंट 49%। इसमें से दोनों पूछ सकता है कि पहले कितना था 49% और अब कितना हो गया 74%। With this approval, the government has also done away with the previous rule to allow ownership and management control with Indian cabinet in its meeting on Wednesday approved amendment in the Insurance Act 1938। अभी पूछ लिया कि कौन से एक्ट में सुधार किया गया है, तो 1938 में किया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई रिपोर्ट, साइटिंग सोर्सेज ये था। तो इसमें ये मेन क्रक्स इसका था कि अब एफडीआई में इंश्योरेंस सेक्टर में 74% एफडीआई हो गई है। और इसके लिए किस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, तो अमेंडमेंट एक्ट 1930, इंश्योरेंस एक्ट 1938 में अमेंडमेंट किया गया है। चलिए आगे चल लेते हैं।
74 1934 ये वही दिया हुआ है। चलिए, इसकी घोषणा जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो है बजट पेश करते समय की थी। डिसीजन रिगार्डिंग इंक्रीजिंग द एफडीआई वाज टेकन ड्यूरिंग द बजट 2021 ऑन फरवरी 1 फरवरी को जो निर्मला सीतारमण जी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जो बजट पेश की थी उसमें एफडीआई को, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को इंक्रीज करने की घोषणा की थी और फाइनली उसमें संशोधन हो गया है। इसकी ये न्यूज आई है। चलिए आगे चलते हैं। जापान फुगाकू टॉप्स वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर लिस्ट। तो जापान जो है दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बनाया, उसका नाम क्या है? फुगाकू। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि अभी लेटेस्ट में दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो उसका नाम है फुगाकू। कौन बनाया है? जापान। तो देखिए, द विनिंग मशीन कंसेप्ट वाज इनिशियली proposed a decade ago and 6 years after the official start of the project, the supercomputer is getting ready for full launch in April 21। तो ये अप्रैल में लॉन्च होगा, लेकिन ये बना दिया है। कहने का मतलब जापान इसको बना दिया है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि while the US and China were fighting to take the lead in supercomputing, Japan seems to have emerged as the winner with its world fastest supercomputer। चाइना और अमेरिका जो होड़ में लगे हुए थे कि वो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बनाएंगे, लेकिन इसका जो है श्रेय जो है जापान को चला गया, क्योंकि जापान फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर फुगाकू बना दिया। फुगाकू नाम याद रखेंगे, आपसे पूछा जाएगा। चलिए और आगे चलते हैं। ये इंडो पैसिफिक की क्वाड वाली समिट न्यूज है, यहाँ पर एक ऐसा आ गया है, पेस्ट हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। ऑल अबाउट मैत्री सेतु ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि पूछेगा कि मैत्री सेतु जो बना है वो कौन कौन से कंट्री के बीच में बना है? तो इंडिया और बांग्लादेश के बना है। देखिए, तो नो ऑल अबाउट मैत्री सेतु ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश विच हैज बीन इनाग्रेटेड बाय पीएम मोदी एंड शेख हसीना ऑफ बांग्लादेश रिसेंटली। नो द ये सब आपको बताएगा जियोग्राफिकल। ये फानी रिवर के ऊपर बनी है। देखिए, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बनी है फ्रेंडशिप ब्रिज। तो मैत्री सेतु कितना लंबा है? 1.9 किलोमीटर लॉन्ग है ये, और इट इज बिल्ट ओवर फेनी या फणी इसको बोलते हैं रिवर कनेक्ट्स द सबरूम इन साउथ त्रिपुरा टू रामगढ़ इन बांग्लादेश। यही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो मैत्री सेतु बना है ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बना है। ये 1.9 किलोमीटर लंबा है और ये फणी रिवर पर बना है, फणी। और ये जो इंडिया का जो त्रिपुरा राज्य है, त्रिपुरा की ये सबरूम जगह को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ रहा है। अभी मैं इसको आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाऊंगा। पिक्चर इंक्लूड करने की कोशिश की है ताकि पिक्चर के माध्यम से सब कुछ क्लियर होते रहे। तो यही यहाँ पर मुख्य पॉइंट था। उसके बाद बाकी की चीज़ें जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से ये पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग देख लेंगे। सबरूम इन साउथ त्रिपुरा टू रामगढ़ इन बांग्लादेश। देखिए, इट वाज कंस्ट्रक्टेड एट द कास्ट ऑफ INR 133 करोड़ बाय द नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसको NHIDCL ने इसको बनाया है, ठीक है ना।
2007 में घोषणा हुई थी, अब बनकर ये फाइनली तैयार हो गया है, इसीलिए चर्चा में आया है। तो 1.9 किलोमीटर फणी रिवर, और ये त्रिपुरा का जो सबरूम जगह है, सबरूम, और बांग्लादेश का जो रामगढ़ जगह, उसको ये ऐड कर रहा है, देखिए। तो ये वही है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, इंडिया दिया हुआ है, यहाँ बांग्लादेश दिया हुआ है, ये मैत्री सेतु दिया हुआ है, और ये देख रहे हैं फणी रिवर है, और ये देखिए सबरूम बाजार इंडिया साइड में, और रामगढ़ पोस्ट ऑफिस ये बांग्लादेश साइड में। तो इन्हीं दोनों जगहों को जोड़ रहा है ये ब्रिज जो है। चलिए और आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रिजाइंस। तो उत्तराखंड के सीएम जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है रिजाइन कर दिए हैं, इन्होंने अनपॉपुलर विथ एमएलएच हु सेड बीजेपी वुड लूज द नेक्स्ट इलेक्शन इफ ही कंटिन्यूज। धान सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक एंड सतपाल महाराज आर प्रोबेबल्स फॉर सक्सेशन। तो मेन क्रक्स ये था कि उत्तराखंड के सीएम जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत रिजाइन कर दिए हैं, और बने हैं कौन, अभी वो भी देखा जाएगा आगे। तीरथ सिंह रावत बने हैं, त्रिवेंद्र गए और तीरथ आ गए हैं। देखिए तीरथ सिंह रावत इज न्यू उत्तराखंड सीएम। तो त्रिवेंद्र चले गए और तीरथ सिंह आ गए हैं। रावत केटर्स टू द सेम अपर कास्ट constituency as his predecessors. A change typical of the state where no CM except ND तिवारी has ever completed his tenure. तो ये कह रहा है कि ये उत्तराखंड राज्य में एनडी तिवारी के अलावा कोई भी सीएम अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग सीएम पद के होड़ में लगे होंगे और एक दूसरे के खिलाफ कूटनीति रचते रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। बीजेपी हैज पिक्ड इट अनदर लो प्रोफाइल ग्रास रूट वर्कर। अब देखिए आगे अगली न्यूज है, आईएनएस करंज द स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन इंडक्टेड इनटू सर्विस। तो आईएनएस करंज अभी इंडियन सेवा में लॉन्च की गई है। अर्लियर वर्जन ऑफ द सबमरीन विच वाज फर्स्ट कमीशनड इन 1969 at Riga in the erstwhile USSR had played a key role during the 1970-71 Indo-Pak War। तो आईएनएस करंज जो है अपने सीरीज का ये तीसरी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है आईएनएस करंज। इससे पहले ये जो इंडक्ट की गई थी 1969 में, और उसके उस दौरान ये भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था 1970 में, उस समय आईएनएस करंज अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए आगे चलते हैं। स्विट्जरलैंड रेफरेंडम, पीपल वोट टू बैन फुल फेस कवरिंग इन पब्लिक प्लेसेज। तो स्विट्जरलैंड में आप जानते हैं कि रेफरेंडम हो जाता है, छोटा सा कंट्री है, तो उसमें बोला है कि स्विट्जरलैंड के लोगों ने फुल फेस कवरिंग के अगेंस्ट कर लीजिए या फेवर में कर लीजिए, जो भी कहने का मतलब वोट दिया है। तो फाइनली ये हुआ है कि फुल फेस कवरिंग अब स्विट्जरलैंड में बैन हो गया है। आप जिसे जो मुस्लिम महिला बुर्का और नकाब ये सब पहनती हैं, वहाँ पर अब ये सब करेंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। कहने के मतलब वहाँ के कानून के अनुसार आपको फुल फेस कवरिंग अब नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्या बता रहा है। स्विट्जरलैंड ऑन संडे लोकल टाइम नैरोली वोटेड इन फेवर ऑफ बैनिंग के फेवर में बैनिंग फुल फेशियल कवरिंग इंक्लूडिंग द निकाब एंड बुर्का इन ऑलमोस्ट ऑल पब्लिक प्लेसेज। सभी पब्लिक जगह पर
भैया फुल फेस कवरिंग जो है दोस्तों बंद हो गई है। एज मेनी एज 51.21% ऑफ वोटर्स voted in support of the controversial proposal in the referendum that facial covering will be banned in all publicly accessible places including on streets, in public offices, on public transport, in restaurants, shop and in the countryside। तो इसका मेन मतलब ये हुआ कि आप जो है स्विट्जरलैंड में फुल फेस कवरिंग नहीं कर सकते हैं। अब लगभग ये जो दिया हुआ है सारा जगह तो इंक्लूड ही हो गया है। भाई आप अपने घर में किस तरह से रहते हैं उस पर तो भाई कोई लगाम नहीं लगा सकता है, लेकिन जहाँ घर से आप बाहर निकले तब आपको फुल फेस कवरिंग वहाँ पर बैन हो गई है स्विट्जरलैंड में। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, रविचंद्र अश्विन एंड टमी बेमोंट वोटेड आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर फरवरी 2021। तो अब कहने का मतलब कि आईसीसी जो है, जैसे आईसीसी मैंने प्लेयर ऑफ द ईयर जो अनाउंस करता था उसी के तर्ज पर अब जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ भी घोषित करने की योजना प्रचलन की शुरू की है, प्लेयर ऑफ द मंथ। तो उसी में रविचंद्र अश्विन जो इंडियन स्पिनर बॉलर है, आप जानते हैं इनको, कहने का मतलब कि मेल साइड से, और टैमी बीमोंट जो दिया हुआ है इनको फीमेल साइड से घोषित किया ये हैं। चलिए और आगे क्लियर हो जाएगा। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये हैं लोग, रविचंद्र अश्विन एंड, देखिए यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है इंग्लैंड। अब रविचंद्र अश्विन जी को सभी लोग जानते हैं, इसीलिए उनको उनके बारे में बहुत ज़्यादा बताना जरूरी नहीं है। इंग्लैंड टैमी बीमोंट कहाँ की रहने वाली हैं? यूके की रहने वाली हैं। प्लेड 3 ODIs इन फरवरी अगेंस्ट न्यूजीलैंड वेयर शी पास्ड 50 इन ईच ऑफ दीज। इन तीनों में 50 से ज़्यादा रन उन्होंने बनाया है, टोटलिंग 321 रन्स। बीमोंट was overwhelmingly named the ICC Women's Player of the Month for फरवरी। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी ये पूछ लेगा। चलिए, तो एक नया चलन शुरू हुआ। इससे पहले हम लोग प्लेयर ऑफ द मंथ नहीं देखते थे। तो यहाँ पर देखिए, वेयर सी पास्ट 50, इसका मतलब टैमी बीमोंट जो है ये बैट्समैन है। टैमी बीमोंट ये बैट्समैन लग रही हैं भाई। देखिए ऐसा नहीं कि हम सब जानते हैं। चलिए आइए चलते हैं। इंडियाज रविचंद्र अश्विन his impressive performance against England as part of the successful test series victory in the 3 tests he played. He scored 106 in the second inning of the second test victory over England at Chennai and took his 400th test wicket in third test victory at अहमदाबाद, स्कोरिंग 1 रन स्कोर। तो भैया ये सब इनका बायोडाटा है। देखिए अगली न्यूज क्या है। इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर इनॉग्रेटेड इन उत्तराखंड रानीखेत। तो ये फॉरेस्ट हीलिंग, इसका कंसेप्ट ये है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि आप लोग सन बाथ जो लेते थे उसी के कंसेप्ट पर फॉरेस्ट हीलिंग की को शुरू किया गया। देखिए लिख रहा है, फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ऑफ द कंट्री वाज इनॉग्रेटेड ऑन संडे एट रानीखेत इन कालिका, उत्तराखंड। Forest Healing Center has been developed by the research wing of Uttarakhand Forest Department after research on healing properties of the forest and its revitalizing impact on overall health and well-being. It is spread over an area of around 13 acre
तो ये 13 एकर्स में फैला हुआ है। इसका जो है कंसेप्ट ये है कि वहाँ पर जैसे फॉरेस्ट में आप चलते हैं, आराम से रहते हैं, तो थोड़ा सा मानसिक आप लोग को शांति मिलती है। क्या कह रहा है, इट ड्राज इंस्पिरेशन फ्रॉम जापान, जापानीज टेक्निक ऑफ फॉरेस्ट बाथिंग। जैसे हम सन बाथिंग कहा जाता है ना कि आदमी को सन बाथिंग करना चाहिए, उसी प्रकार से ये फॉरेस्ट बाथिंग जो जापान का कंसेप्ट है, उसी के कंसेप्ट पर इसको शुरू किया गया है। एन एंशियंट इंडियन ट्रेडिशंस एंड दैट बेसिक थीम इज then that basic theme is be silent, go slow, think less and feel more। तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, बी साइलेंट शांत रहिए, गो स्लो धीरे चलिए, थिंक लेस कम सोचिए, एंड फील मोर ज़्यादा महसूस करिए। तो देखिए आगे लिखा है, ही फर्दर सेड दैट इट इन्वॉल्व मेनी एक्टिविटीज लाइक फॉरेस्ट वॉकिंग, ट्री हगिंग, फॉरेस्ट मेडिटेशन एंड स्काई गेजिंग। इसको भी आपको देखना है। ही सेड इट हैज बीन फाउंड दैट बिकॉज ऑफ टाइपिकल मालिकुलर वाइब्रेशन पैटर्न्स ऑफ ट्री हगिंग has a beneficial impact on the increase in the level of feel-good hormones like oxytocin, serotonin, and dopamine, creating the pleasant effect and in countries like Iceland forest। तो ये एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट दिया। देखिए क्या कह रहा है, he said it has been found that because of typical molecular vibration patterns of trees, typical molecular vibration patterns of trees, tree hugging has a beneficial impact on increase in the level of feel good hormones like feel good hormones कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीटोसिन होता है, सेरोटोनिन होता है, डोपामाइन होता है, क्रिएटिंग द प्लीजेंट इफेक्ट एंड इन कंट्रीज लाइक आइसलैंड फॉरेस्ट। तो चलिए, इसका मेन मुद्दा ये था कि फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर जो है कहाँ पर बनाया गया है, उत्तराखंड के रानीखेत में बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं अगली खबर क्या है। गूगल इंडिया लॉन्चेज द ओमेन विल वेब प्लेटफॉर्म्स ऑन वुमेन्स डे, व्हाट इज इट। तो आप जानते हैं कि 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, और उस दिवस पर चारों तरफ से महिला के राइट्स के माने अपलिफ्टमेंट के लिए, सुरक्षा के लिए अलग अलग संस्थाएं अपना काम करती हैं। तो इसको देखिए, क्या कह रहा है कि गूगल इंडिया लॉन्चेज द वुमेन्स विल वेब प्लेटफॉर्म ऑन वुमेन्स डे, व्हाट इज इट। तो गूगल लॉन्च किया है वुमेन विल्स वेब। तो गूगल इंडिया लॉन्चेज द वुमेन्स विल वेब प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स that will help them understand how to run a business and more for free know what is it। तो आप समझिए कि ओमन विल वेब जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, गूगल इंडिया के द्वारा। इसका मेन क्रक्स यही है। और ये 8 मार्च वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर लॉन्च किया गया है। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे, आप सभी लोग जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये वुमेन विल
का लोगो है ए गुड फॉर इंडिया इवेंट। ये वही चीज है। तो इसको याद रखिए कि ओमेन विल इवेंट जो है कौन लॉन्च किया है? ओमेन विल वेब गूगल लॉन्च किया है महिला दिवस पर। जन औषधि दिवस, जन औषधि दिवस जो मनाया गया है 1 मार्च से 7 मार्च तक। चलिए यहाँ पर देखिए, जन औषधि दिवस 1 मार्च से 7 मार्च तक मनाया गया है। पूछ लेगा, थोड़ा सा नया नया कंसेप्ट जो आता है उसको पूछ लेता है। तो जन औषधि दिवस कब मनाया जा रहा है इंडिया में? 1 मार्च से 7 मार्च तक। ये प्रधानमंत्री मोदी जी है वर्चुअल इसका इनाग्रेशन किए हैं। अब देखिए, इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ओपन्स इन हैदराबाद गाचीबौली पुलिस स्टेशन। तो इसमें यह है कि भारत का पहला डेस्क, कम्युनिटी डेस्क खोला गया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, ठीक है ना। तो इसमें यह है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जुड़े हुए जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए, तो हैदराबाद ये तेलंगाना में है, तेलंगाना में। साइबराबाद, साइबराबाद पुलिस ऑन March 16 सैटरडे लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क एट द गाचीबौली पुलिस स्टेशन इन हैदराबाद। तो ये पूछा जाए कि इंडिया का भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पर बनाया गया है? तो तेलंगाना और हैदराबाद हो जाएगा। इसमें क्या है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए, आप लोग थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो ये भाई लोग समझ में आ जाएंगे, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। चलिए, तो इस न्यूज का मेन मकसद यही था आपको बताना कि कहाँ पर खोला गया। देखिए, ट्रांसजेंडर डेस्क विल प्रोवाइड सपोर्ट टू फाइल केसेज इन ऑफेंसेज रिलेटेड टू वियलेंस और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी ट्रांसजेंडर पर्सन। तो जो ट्रांसजेंडर पर्सन से जुड़े कोई भी मुद्दे होंगे तो उसके among other services desk will also provide counseling, legal aid, life skills, soft skills training, job placement and referral links to welfare schemes in partnership with Department of Women and Child Welfare and District Legal Service Authority। ये सब प्रोवाइड की जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन इन्वायरमेंट एक्सपर्ट लीगा, ये इसको थोड़ा सा, इंडियन इन्वायरमेंट एक्सपर्ट लीगा नोरोन्हा, लीगा नोरोन्हा अपॉइंटेड एज असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो आप जानते हैं कि जनरल सेक्रेटरी यूएन के कौन है? गुटरस जी हैं। यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी गुटरस जी हैं, लेकिन भारत की जो है लीगिया नोरोन्हा ये इंडियन बेस्ड हैं। इनको असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस बनाया गया है। तो ये अभी पूछ लेगा लीगिया नोरोन्हा को। ये हैं लीगिया नोरोन्हा जी, इनको असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी बनाया गया ऑफ यूनाइटेड नेशंस, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस अपॉइंट किया गया है। चलिए देखिए क्या बताया जा रहा है यहाँ पर। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरस has appointed Ligia Noronha as Assistant Secretary General and Head of the United Nations Environment Program UNEP for New York office
लिगिया नोरोन्हा is an environmentalist and an economic expert who will be succeeding सत्या त्रिपाठी फॉर द जॉब। तो इनको असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है और इसको जो यूनाइटेड नेशंस का इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उसका भी हेड बनाया गया। हेड ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम फॉर द न्यूयॉर्क ऑफिस। चलिए आगे चलते हैं। ये आगे देखिए अगली खबर क्या है। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित 30वां बिहारी पुरस्कार किसको प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो आपको बताना है कि जो 30वां बिहारी पुरस्कार जो लेटेस्ट वाला है किसको दिए जाने की घोषणा की गई है। तो आप लोग अपना देखेंगे कि आपको याद है कि नहीं है। नहीं याद है तो इसको क्वेश्चन के रूप में डाला गया। देखिए मोहन कृष्ण बोहरा, ऑप्शन ए जो दिया गया मोहन कृष्ण बोहरा जी को 30वां बिहारी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। चलिए और आगे चलते हैं। ये देखिए ये है मोहन कृष्ण बोहरा जी। मोहन कृष्ण बोहरा जो लिखे ये हैं इनको दिया गया है और ये इनकी किताब है। किस किताब के लिए गया है? तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। इस पर ये इन्होंने राइट किया है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। ये तस्लीमा नसरीन है, बांग्लादेश की राइटर हैं। तो इनके ऊपर इन्होंने लिखा है मोहन कृष्ण बोहरा जी, इन्हीं को बिहारी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 30वां बिहारी पुरस्कार की घोषणा की गई। पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया जाएगा। तो उनकी जो पुस्तक है जिसके लिए दिया जा रहा है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य है। यह पुस्तक वर्ष 2016 में प्रकाशित हुई थी। 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा इसमें। यह पुरस्कार 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसे प्रतिवर्ष विगत 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी राजस्थानी कृति के लिए राजस्थानी लेखक को दिया जाता है। नाम है बिहारी पुरस्कार और दिया किसको जाता है? राजस्थानी लेखक को। कृति के लिए राजस्थानी लेखकों को प्रदान किया जाता है। 2019 का 29वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर ऐदान सिंह को दिया गया था। तो 30वां किसको दिया गया इसमें नंबरिंग करके पूछ लेता है। तो मोहन कृष्ण बोहरा को, और 29वां किसको दिया गया था? ऐदान सिंह को दिया गया था। और ये राजस्थानी लेखक को दिया था, हिंदी और राजस्थानी भाषा में लिखने वाले कृति को। इसमें 2.5 लाख रुपये दिए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगली न्यूज है। यूएन जनरल असेंबली एडॉप्ट्स इंडियाज रेजोल्यूशन टू डिक्लेयर 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो है अलग अलग साल को प्रमोट करने के लिए मैंने उसमें नॉमिनेट करता है इस ईयर के लिए। तो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के लिए घोषित किया गया। देखिए क्या कह रहा है। तो यही पूछ लेगा कि इवेंट जो है 2023 को किस रूप में मना रहा है, और विकल्प में आपको दे देगा ये इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट के रूप में, या अलग अलग फसल का नाम या किसी चीज़ का नाम दे देगा। तो आपको ये जानना जरूरी है कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट के रूप में मनाया जाएगा। यूनाइटेड नेशन एज अनएनिमसली डिक्लेयर्ड 2023 एज इंटरनेशनल मिलेट द 193 मेंबर यूएन जनरल असेंबली। तो यूएन में कितने कंट्री हैं इसमें? 193 कंट्री हैं। एडॉप्टेड ए रेजोल्यूशन स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया एंड सपोर्टेड बाय ओवर 70 नेशंस डिक्लेयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। चलिए तो यूएन जो है 2023 को किस रूप में मनाएगा? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मनाएगा। चलिए और आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर सब कुछ क्लियर है कि किस किस को। देखिए 2020 को किस रूप में मनाया गया था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में मनाया गया था। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। मैंने एक साल को कई रूप में भी मनाया जा सकता है। देख रहे हैं कि 21 को 4 रूप में मनाया गया। तो 2020 को प्लांट हेल्थ हो गया और नर्स और मिडवाइफ हो गया था। अब देखिए 21 को कैसे मनाया गया है? इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ
पीस एंड ट्रस्ट और इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिंग इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और एलिमिनेशन चाइल्ड लेबर। तो 2021 को 4 रूप में मनाया गया था: पीस ट्रस्ट, क्रिएटिंग इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ये 4 चीज़ हो गया। और चलिए आगे देख लेते हैं। 22 को किस रूप में मनाया गया? इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। तो फिशरीज और एक्वाकल्चर के रूप में मनाया गया। और देखिए ये जो 23 का जो अभी डिक्लेयर किया मिलेट के रूप में, और 24 ऑलरेडी हो चुका था, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ कैमलिड्स। तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने दी गई है, आप लोग इसको देखेंगे। तो कैमलिड्स, मिलेट्स और एक्वाकल्चर, आप ये 3 चीज़ देख लीजिए। और 21 को पीस ट्रस्ट, इकोनॉमी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और चाइल्ड लेबर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगली खबर क्या है। बेंगलुरु पुणे अहमदाबाद बेस्ट सिटीज इन ईज ऑफ लिविंग मिलियन प्लस। तो ये मिलियन प्लस कैटेगरी में बेंगलुरु और अहमदाबाद, बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक वाले हैं। इनको घोषित किया गया है मिलियन प्लस और लेस देन मिलियन कैटेगरी। इसमें किसको पहला स्थान मिला है? शिमला को मिला। शिमला रैंक्ड फर्स्ट इन ईज ऑफ लिविंग 2020 इंडेक्स। तो ये इसमें आपको ये भी पूछ लिया कि ये कौन सी मिनिस्ट्री घोषित करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको क्या करती है? बनाती है। तो मिलियन प्लस कैटेगरी में बंगलोर, पुणे और अहमदाबाद को स्थान मिला। अभी इसकी पूरी लिस्टिंग आपके सामने दी जाएगी। और लेस देन मिलियन में शिमला प्रथम स्थान पर आया है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो अभी बताया जा रहा था, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको बनाया है। चलिए तो देखिए पॉपुलेशन मिलियन प्लस, ये सीधे पीआईबी से लिया गया न्यूज है। लेस देन मिलियन, देखिए इसमें बंगलोर को पहला स्थान मिला है, पुणे को दूसरा स्थान मिला, अहमदाबाद को तीसरा, चेन्नई, सूरत, इसको आप देख लेंगे। और ये लेस देन मिलियन में शिमला, भुवनेश्वर, सिलवासा, काकीनाडा और सालेम। तो खास तौर से फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आप याद ही रखेंगे। ये तीनों ऑप्शन में दे करके पूछ लेता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन नहीं है। अब तो ऐसा चलन में आया है कि पूछा जा रहा है कि फर्स्ट 5 में कौन नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स में। तो बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत ये हो गया। और इधर हो गया शिमला, भुवनेश्वर, सिलवासा, काकीनाडा और सालेम। आइए ये रैंक और आगे भी देख लेते हैं। तो नवी मुंबई, कोयम्बटूर, बड़ोदरा, इंदौर और ग्रेटर मुंबई। इधर देख लीजिए गुरुग्राम हो गया, देवानगिरी, तिरुचिरापल्ली। चलिए आगे चलते हैं। इंदौर एंड एनडीएमसी, नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लीडिंग म्यूनिसिपैलिटीज इन एमपीआई 2021। तो इसमें ये था कि म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जारी किया गया, म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसकी ये लिस्टिंग है। तो चलिए यहाँ से मालूम चल जाएगा कि कौन कौन है। यहाँ पर देखिए म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स ये देख रहे हैं, जारी किया 2020, मिलियन प्लस कैटेगरी में और लेस देन मिलियन। तो मिलियन प्लस कैटेगरी में कौन कौन सा है? इंदौर है पहले स्थान पर, सूरत दूसरे स्थान पर, भोपाल तीसरे स्थान पर, और इधर है नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहले स्थान पर, ये लेस देन मिलियन है। तिरुपति, गांधीनगर, करनाल और सालेम। तो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की लिस्ट है। इंदौर, सूरत, भोपाल
नई दिल्ली, तिरुपति, गांधीनगर। चलिए आगे देख लेते हैं, इसको भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए झांसी जो है उत्तर प्रदेश का ये शहर है। इसको आप उत्तर प्रदेश वाले याद रखेंगे कि टॉप 10 में केवल एक शहर उत्तर प्रदेश का सम्मिलित है इसमें। चलिए और आगे चलते हैं, देखिए अगली खबर है, मैरी कॉम अपॉइंटेड चेयरपर्सन ऑफ AIBA चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी। तो आप मैरी कॉम जैसे सभी लोग परिचित होंगे, ये इंडियन बॉक्सर हैं। तो इनको बनाया गया है 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन पुजिलिस्ट मैरी कॉम हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी। तो इनको चेयरपर्सन बनाया गया है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का। तो मैरी कॉम जी को बनाया गया है AIBA का चेयरपर्सन चैंपियंस एंड वेटरन कमेटी का। चलिए आगे चलते हैं। ये कहने का मतलब कि इनको AIBA का चेयरपर्सन नहीं बनाया गया है, जिसे चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है। चैंपियंस एंड वेटरन कमेटी का इनको चेयरपर्सन बनाया गया है। और वैसे तो उसके प्रेसिडेंट कौन है, उमर क्रेमलेव। चलिए आगे चलते हैं। ओलंपिक ब्रोंज मेडलिस्ट 2012 में मैरी कॉम जी को ओलंपिक में ब्रोंज मिला था। मैरी कॉम वाज इलेक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ AIBA। चलिए अगली खबर देखते हैं, देखिए खेलो इंडिया आफ्टर 5 years of action द सेकेंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स रिसेंटली कंक्लूडेड इन द गुलमर्ग होस्ट जम्मू एंड कश्मीर फिनिश एंड टॉप 34 मेडल्स इंक्लूडिंग 11 गोल्ड्स। तो ये खेलो इंडिया का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि जो सेकेंड खेलो इंडिया हुआ था गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, इसमें जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर आया कितने मेडल्स के साथ, 34 मेडल के साथ, जिसमें से 11 जो है गोल्ड मेडल्स हैं। 5 दिन ये खेल चली थी खेलो इंडिया का जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। चलिए आगे देखेंगे और भी एक चीज़ क्लियर होगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स तो ये सेकेंड एडिशन था। जम्मू एंड कश्मीर फिनिश टॉप एज खेलो इंडिया विंटर गेम्स कंक्लूड इन गुलमर्ग द यूनियन टेरिटरी स्टूड फर्स्ट फॉर द सेकेंड सक्सेसिव टाइम्स। तो ये जो सेकेंड हुआ था फर्स्ट में भी J&K पहले स्थान पर आया था और सेकेंड में भी J&K पहले स्थान पर आया है। चलिए जम्मू एंड कश्मीर का जो यूनियन टेरिटरी है ये पहले स्थान पर आया। चलिए और आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिख रहा है मेगा 5 डे इवेंट यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स इन द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स दैट जस्ट कंक्लूडेड एट गुलमर्ग इन जम्मू एंड कश्मीर। दे ऑन 11 गोल्ड 18 सिल्वर्स एंड 5 ब्रोंज टू फिनिश विथ ए टैली ऑफ 34 मेडल्स। तो इसमें अब देखिए वाइल महाराष्ट्र केम थर्ड, तो सेकेंड कौन सा है, कर्नाटका सेकेंड पर आया है, सेकेंड स्पॉट। तो जो सेकेंड खेलो एडिशन हुआ था खेलो इंडिया गेम्स का सेकेंड एडिशन, उसमें जम्मू एंड कश्मीर पहले स्थान पर आया, सेकेंड स्थान पर कौन है, कर्नाटका है, और थर्ड स्थान पर कौन है, महाराष्ट्र है। तो चौथे स्थान पर कौन हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से ये पूछा जाएगा कि खेलो इंडिया का सेकेंड एडिशन जो हुआ था कहाँ हुआ था, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था। पहले स्थान पर कौन रहा था, जम्मू कश्मीर रहा था। दूसरे स्थान पर कौन रहा था,
कर्नाटक रहा था और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर उत्तराखंड। चलिए और आगे चलते हैं, ये वही सब दिया हुआ है। चलिए और आगे, ये देखिए खेलो इंडिया का जो, इसमें एक चीज़ और दिया हुआ था, अच्छा इसको देख लेते हैं। ये खेलो इंडिया का फर्स्ट एडिशन जो हुआ था, ये भी गुलमर्ग में ही हुआ था, ठीक है ना। ये विंटर एडिशन है जो ठंडे में खेला जाता है, लेह लद्दाख गुलमर्ग। तो लद्दाख ये भी गुलमर्ग में हुआ, अभी इसको अपडेट नहीं किया, ये विकीपीडिया से लिया गया। देखिए फर्स्ट में भी जम्मू कश्मीर पहले पर आया था, इंडियन आर्मी सेकेंड पर आए थे और उत्तराखंड तीसरे पर आया था। चलिए तो इसमें देखिए, इसमें बताया है कि थर्ड एडिशन जो होगा वो भी गुलमर्ग में ही होगा, जम्मू एंड कश्मीर में ही होगा। देखिए, इट वाज आल्सो announced that third edition of the खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैज आल्सो बीन एलोकेटेड टू गुलमर्ग। तो फर्स्ट भी गुलमर्ग में हुआ था, सेकेंड में भी हुआ था गुलमर्ग में भी हुआ था, और थर्ड भी गुलमर्ग में ही होगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, जानते हैं कि ठंडे प्रदेशों में इसको खेलना सुटेबल है। विंटर गेम्स है, विंटर गेम्स इसका नाम ही है। तो आप इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड आप सभी जान गए। अभी जो सेकंड वाला कंक्लूड हो गया, थर्ड वाला पूछा जा सकता है आपसे कि कहाँ होगा। चलिए यहाँ पर देख दे रहा है कि हुरून ग्लोबल रिसर्च, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 वर्ल्ड एड्स 8 बिलियनियर्स इन ए वीक 2021। तो ये हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट है 2021, ये कह रहा है कि विश्व में जो 2020 में जो है पर वीक 8 बिलियनियर्स ऐड हुए हैं। जो बिलियनियर्स की लिस्ट है उसमें 8 लोग पर वीक, पर सप्ताह ऐड हुए। देखिए क्या कह रहा है कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 कंट्री वाइज, चाइना लीड्स विथ द मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स। चाइना में सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स हैं, 1058, 1051, फॉलोड बाय यूएसए। देखिए चाइना कितना आगे है, 696, इंडिया 177। तो सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स कहाँ पर हैं, चाइना में है, उसके बाद यूएसए में है, उसके बाद इंडिया में है। चाइना इंडिया से कितनी आगे है आप देख सकते हैं। अगर हम इसको 200 मान लें तो 5 टाइम्स हो गया, बहुत ज़्यादा है। तो ये जो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जो जारी हुई है उसका ये डाटा था। चलिए आगे चलते हैं। द रिच एंड फेमस हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021, तो इसके अनुसार ये जो एलन एलन मस्क जो हैं, जो जेफ बेजोस जो अमेजन वाले थे, इनको पीछे छोड़ दिए हैं। इस बार दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन जो हो गए एलन मस्क हो गए हैं। इसमें जो है टेस्ला कंपनी है इनकी, आप जानते हैं, और ये यूएसए से हैं। जो जेफ बेजोस भी यूएसए से हैं। इनकी संपत्ति कितनी है इस समय, 197 बिलियन है, बिलियन डॉलर, डॉलर में है। अब देख रहे हैं कि कै परसेंट बढ़ी है, 328% इनकी इंक्रीज हुई, इनकी 35%, ये सब जो दिया हुआ है। बिल गेट्स की 4% इंक्रीज हुई। बिल गेट्स आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं, यूएसए भी। तो ये मेन था कि दुनिया के रिच लिस्ट में एलोन मस्क सबसे ऊपर हैं, और इनकी जो है सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज हुई है 328%। दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस हैं, जो आप जानते हैं अमेजन, अमेजन से सभी लोग परिचित हैं, जो होम टू होम मैंने डिलीवरी करती है। 10th एडिशन ऑफ हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 रिपोर्ट। ऑफ ऑल ग्लोबल बिलियनियर्स
71% are self-made and only 29% have inherited wealth। तो इसमें 71% लोग जो है सेल्फ मेड, इन्होंने खुद अपने कंपनी को खड़ा किया है, खुद ग्रो किए हैं, खुद मेहनत किए हैं, और इसमें से 29% ही हैं जो इनहेरिट किए हैं। चलिए और आगे चलते हैं। 8 बिलियनर्स इन ए वीक इन 2020-21। तो पूरे साल में 421 इन ए ईयर, एक साल में 421 बिलियनर्स जो बढ़े हैं, और टेकिंग देयर टोटल नंबर ए रिकॉर्ड according to the 10th edition of Forum Global 2021 read Tuesday, despite the COVID-19 pandemic, total wealth of the all billionaires across the globe surged 32% ड्यूरिंग द पीरियड। तो यही बात है कि हुरून ग्लोबल लिस्ट जो जारी है उसका ये डाटा है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये वही सब दिया हुआ है। Tesla, Elon Musk added a massive 151 billion during the year to become richest man in the world for the first time। तो आप इससे पहले आप जानते थे कि जेफ बेजोस जो थे अमेजन के, ये सबसे रिचेस्ट पर्सन थे, लेकिन जो अब एलोन मस्क जिनकी कंपनी का नाम है टेस्ला, ये अब दुनिया के रिचेस्ट पर्सन हो गए हुरून लिस्ट के अनुसार। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है Amazon.Inc बोस जेफ बेजोस भी थे। तो आप इसको याद रखिए कि कहने का मतलब कि इसमें देखिए मार्क जुकरबर्ग का भी नाम आता है। चलिए आगे चलते हैं। एलोन मस्क अब दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है। सेकेंड नंबर पर जेफ बेजोस। अब ये भी पूछा जाता है कि एलोन मस्क की कंपनी कौन सी है, किस कंपनी के मालिक हैं वो, तो टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। जेफ बेजोस जो है ये अमेजन के मालिक हैं, आप सभी लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये उसी के बारे में दिया हुआ है। अब देखिए वाइस प्रेसिडेंट जी क्या कहें। माइग्रेटिंग टू द साइंटिफिक कम्युनिटी एंड साइंस enthusiasts on the occasion of National Science Day. On this day in 1928, Sir C.V. Raman announced his path-breaking discovery of Raman effect and changed the face of science in India, Science Day। तो ये इसका ये जो 28 फरवरी को जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है, उस पर जो है ये वाइस प्रेसिडेंट जी का ट्वीट है। और ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसी दिन जो है 1928 में सीवी रमन जो है रमन इफेक्ट की खोज किए थे, तो उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय साइंस दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। हु वाज सीवी रमन। तो डॉक्टर सीवी रमन वाज रिनोन्ड साइंटिस्ट हु had a bachelor and master in physics from the प्रेसिडेंसी कॉलेज इन मद्रास। तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़े हुए थे। ही टुक पार्ट इन न्यूमेरस साइंस कॉम्पिटिशन्स along with government jobs. Afterward, he received a scholarship from the Indian government। तो ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन है। इन्हीं के जो रमन इफेक्ट की खोज किए थे 1928 में, उसी के उपलक्ष्य में 28 फेब को साइंस दिवस मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। नेशनल साइंस डे 2021 डेट, थीम एंड सिग्निफिकेंस। तो थीम क्या था आप लोग देख लीजिए इसका। थीम फॉर नेशनल साइंस डे 2021 इज फ्यूचर ऑफ एसटीआई, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल एंड वर्क। ये पूरा इसकी थीम है।
फ्यूचर ऑफ STI, impact of education, skill and work, National Science Day 2000 to motivate the student to gain hands-on experience and in the field of science। तो आप जानते हैं कि कोई भी डे मनाया जाता है तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। चलिए और आगे चलते हैं। अगली न्यूज है, ओडिशा टू होस्ट इंडियन वुमेन्स लीग इन 2021। इंडियन वुमेन्स लीग जो 2021 में होने वाली है, इसकी जिम्मेदारी उड़ीसा को दी गई है। तो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप जो हुआ था, फॉलोड बाय, ये भी उड़ीसा में हुआ था। तो उसके बाद इंडियन वुमेन्स लीग 2021 भी उड़ीसा में ही होने वाला। देखिए, ओडिशा विल होस्ट द 2020-21 हीरो इंडियन वुमेन्स लीग ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन शेड ऑन ट्यूजडे। तो ये फुटबॉल का कंपटीशन होगा। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि इंडियन वुमेन्स लीग जो हुआ 2021 में कौन होस्ट कर रहा है? उड़ीसा होस्ट कर रहा है। और उड़ीसा इससे पहले फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप भी होस्ट कर चुका है। इससे पहले जो है, ये अभी जो 2021 वाला 5th एडिशन होगा, इसके पहले का जो हुआ है, देखिए, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये फोर्थ, थर्ड है, ये फोर्थ है। इसमें जो दिया हुआ है, तो पहले वो वुमेन्स लीग का विजेता कौन था? ईस्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन, ईस्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन। और रनर अप कौन थे? राइजिंग स्टूडेंट्स क्लब। अभी लेटेस्ट वाला देखिए, पहला याद रखिए ईस्टर्न स्पोर्ट यूनियन और राइजिंग स्टूडेंट्स क्लब। इसमें ये फर्स्ट स्थान पर आ गया, जो रनर था फर्स्ट में, और सेकेंड में विनर हो गया। और ये सेतु हो गया। और ये गोकुलम केरला फोर्थ में जो अभी हुआ था, वो गोकुलम केरला विजयी रहा। और KRYPHSA इसमें रनर अप थे। अब इसमें हम लोग देख लेंगे कि जो 5th होगा, इसी की घोषणा की गई कि ये भी कहाँ होगा? ओडिशा में होगा। चलिए और आगे चलते हैं। इसमें देखिए, फिनो पेमेंट्स बैंक इज नाउ ए शेड्यूल्ड बैंक। आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ये सब करते रहता है। ऑल बैंक्स विच आर इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 आर शेड्यूल्ड बैंक। दीज बैंक्स कंप्राइज शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड शेड्यूल कोऑपरेटिव। तो ये जो फिनो पेमेंट है, इसको RBI के शेड्यूल बैंक में शामिल कर लिया गया है। शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं? जो 1934 के अधिनियम के तहत, जिनको सेकेंड लिस्ट में, सेकेंड शेड्यूल में रखा जाता है। ऑल बैंक्स विच आर इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 आर शेड्यूल बैंक्स। दीज बैंक्स कंप्राइज सेकेंड कमर्शियल बैंक्स एंड शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स। तो चलिए और आगे चलते हैं। इसरो लॉन्चेज PSLV C-51 कैरिंग अमेजोनिया फर्स्ट एंड 18 अदर सैटेलाइट ऑल यूनिट टू नो। तो अभी सबसे पूछा जाएगा आपसे कि अमेजोनिया फर्स्ट जो है, ये ब्राजील का था, इसको किस लॉन्चर से इसरो लॉन्च किया? तो PSLV C-51 से इसरो इसको लॉन्च किया है। या ये पूछा जाएगा कि PSLV C-51 किसको लॉन्च किया है? तो अमेजोनिया फर्स्ट होगा। और इसके साथ 18 जो है, 18 जो है अदर सैटेलाइट थे। देखिए क्या करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड PSLV C-51 कैरिंग अमेजोनिया फर्स्ट एंड 18 अदर सैटेलाइट फ्रॉम श्रीहरिकोटा। तो यही इसका क्रक्स था। PSLV C-51 जो इसरो लॉन्च किया है, इसके माध्यम से ब्राज़ील का अमेजोनिया फर्स्ट
आप जानते हैं कि अमेजन नदी ब्राज़ील में ही बहती है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है। और 18 अदर सैटेलाइट्स जो है लॉन्च किए गए। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए फिगर इंक्लूड किया गया ताकि आपको समझ में आए कुछ। ब्राजील्स अमेजोनिया फर्स्ट एंड satellite and 18 co-passenger satellite into their intended orbit in predetermined sequence। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अमेजोनिया फर्स्ट जो है कौन से देश का था। PSLV C-51 खूब पूछा जाता है, जब आप परीक्षा देंगे तो आपको समझ में आएगा, देते होंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अटेंड्स G20 सेंट्रल गवर्नर्स मीट। तो अभी ये पूछा जाएगा कि कौन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन अटेंड्स G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट, इसको सीतारमन जी। तो ये G20 जो समिट होती है उसकी कड़ी में ये पहले होते हैं, अंत में फिर G20 समिट होती है। देखिए कहाँ पर हुआ है, इसको देख लेते हैं। आजकल देख रहे हैं कोविड-19 के कारण सब कुछ वर्चुअल हो रहा है। वर्चुअली इन द फर्स्ट G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग अंडर द इटालियन प्रेसिडेंसी डिस्कस द, तो इटली में हो रहा है, ठीक है ना। तो ये इटली में हो रहा है, लेकिन सभी लोग वर्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो लेकिन इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, इटली को बनाया गया है। तो इसका मतलब कि G20 का जो समिट होगा वो भी इटली में ही होगा। तो आपके तरफ से निर्मला सीतारमन जी उसमें पार्टिसिपेट किए हैं। अभी पीएम मोदी जी को एक अवार्ड मिला था, पीएम मोदी टू रिसीव सेराविक ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड टुडे। पीएम मोदी टू रिसीव सेराविक ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड टुडे। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी विल आल्सो डिलीवर द की नोट एड्रेस एट द कैम्ब्रिज। सेराविक का फुल फॉर्म क्या है, कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट वीक। तो पीएम मोदी को ये सेराविक का अवार्ड मिला है। ये ग्लोबल एनर्जी से संबंधित है, ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट लीडरशिप अवार्ड टुडे। और ये सेराविक का फुल फॉर्म है कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन वीक। चलिए आगे चलते हैं। इनको आप सभी लोग पहचानते होंगे, इनको सेराविक का एनर्जी वाला पुरस्कार मिला है, ये भी पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। रशिया लॉन्चेस सैटेलाइट टू मॉनिटर क्लाइमेट इन आर्कटिक। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा कंट्री जो है आर्कटिक के क्लाइमेट को मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया। तो कौन सा कंट्री है, रशिया है। इसका मेन क्रक्स यही है। तो आर्कटिक यम उसका नाम है, आर्कटिक यम ऑन संडे ऑन ए मिशन टू मॉनिटर द क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट इन द आर्कटिक अमिड ए पुश बाय द क्रेमलिन टू एक्सपेंड कंट्री एक्टिविटी। तो अभी ये पूछा जाएगा कि आर्कटिक का क्लाइमेट को मॉनिटर करने के लिए कौन से देश द्वारा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, या आर्कटिक यम। इस तरह से पूछा जा सकता है कि आर्कटिक यम जो सैटेलाइट है ये कौन से कंट्री लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वही चीज़ है, देखिए अब यहाँ पर देखिए, विनेश फोगाट विंस विक्रेंस रेसलिंग इवेंट फर्स्ट टाइटल इन ए ईयर। तो जो कोविड-19 के बाद जो इवेंट्स शुरू हुए हैं उसमें भारतीय पहलवान विनेश फोगाट जो है यूक्रेन में गोल्ड मेडल जीती हैं। तो आप जानते हैं कि विनेश फोगाट महिला हैं। ये कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जो 2021 में जो इवेंट हो रहे हैं उसमें इन्होंने अभी जीता, इसलिए चर्चा का विषय है। ये है विनेश फोगाट जी।
यूक्रेन में रेसलिंग में इन्होंने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनेश फोगाट हिट विनेश फोगाट बीट रेनिंग यूरोपियन चैंपियंस, इनको हराया है ना वेनेसा। तो ये अंत में याद नहीं रह पाता कितने कितने सारा जो मेन इवेंट होते हैं उसी को। ये देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया है 3 मार्च को। हर साल मनाया जाता है 3 मार्च को, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया 3 मार्च को, हर साल मनाया था। तो आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे विल बी सेलिब्रेटेड इन थीम, इसका थीम क्या होगा? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानेट। ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का जो 3 मार्च 3 मार्च को मनाया जाता है, थीम होगा फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानेट। चलिए आगे चलते हैं। तो आप याद रखें कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पूछेगा कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। और इस 2021 का ये थीम क्या था? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानेट। अब ये देखिए मर्जर ऑफ लोकसभा राज्यसभा टीवी इनटू संसद टीवी। बहुत दिन से देखा जा रहा था कि लोकसभा और राज्यसभा टीवी अलग अलग चल रही थी। और इसमें आप जानते हैं कि किसी चीज़ को चलाने के लिए इकोनॉमी की ज़रूरत होती है। और लोकसभा और राज्यसभा टीवी जो है ये अलग अलग मॉनिटर हो रही थी। तो कहने का मतलब इसमें ये हो रहा था कि खर्च ज़्यादा आ रहे थे, तो इसलिए इनको मर्ज करके एक एक कर दिया गया है संसद टीवी। इसकी प्रक्रिया बहुत पहले से चलती। आफ्टर नियरली 2 years ऑफ वर्क, मर्जर ऑफ द लोकसभा टीवी एंड द राज्यसभा टीवी हैज बीन फाइनलाइज्ड एंड विल बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल एंटिटी संसद टीवी। अब इन दोनों को मिलाकर संसद टीवी चलेगा और इन दोनों के कर्मचारियों को मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये सब कुछ किया गया है खर्च को मेंटेन करने के लिए। आप जानते हैं कि खर्च बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए यूनियन मिनिस्टर थावर चंद गहलोत लॉन्चेस सुगम्य भारत ऐप एंड हैंडबुक असेस द फोटो डाइजेस्ट। तो ये अभी आपसे पूछा जाए कि सुगम्य भारत ऐप जो है कौन सी मिनिस्ट्री का है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। ये देखिए यूनियन मिनिस्टर थावर चंद गहलोत इसके मंत्री हैं। तो मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कौन सा ऐप लॉन्च की है? सुगम्य भारत ऐप। अभी आपसे इसी तरह से पूछा है कि सुगम्य भारत ऐप जो है कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च की है या किससे जुड़ा हुआ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इसको लॉन्च की है। चलिए आगे चलते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी, तो ये आप जानते हैं कि जो हमारे दिव्यांगजन हो उनके लिए लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उसी के बारे में दिया हो तो इसमें आप याद रखें कि सुगम्य भारत ऐप जो है कौन सी मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया, ये आपसे पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं। मिस्टर गहलोत सेड दैट द प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटेड ए मोबाइल एप्लीकेशन वेयर इन इशू रिलेटेड टू accessibility बीइंग फेस्ड बाय दिव्यांगजन। आप जानते हैं कि हमारे जितने भी विकलांग लोग हैं उनको मोदी जी दिव्यांगजन नाम दिए हैं। एंड अदर्स कैन बी क्राउड सोर्स्ड थ्रू द जन भागीदारी। तो इसको आप याद रखिए कि वही सुगम्य भारत ऐप जो है कौन लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। ये देखिए रशियन सुपर मॉडल, इनको इवन गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। इनका नाम क्या है? सुपरनोवा नतालिया ओदियानोवा।
इनका नाम है। तो आप इनको याद रखिए कि यूएन का गुडविल एम्बेसडर इनको बनाया गया है। इनको सुपरनोवा कहा जाता है। इनका फुल नाम क्या है? नटालिया वादिया नोवा। तो अलग अलग समय पर बनाया जाता है। हमारे हमारे भी कंट्री से आप कई बार जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा और इन सभी लोग को बनाया गया है। तो यूएन का गुडविल एम्बेसडर अभी को बनाया गया है, ये रसिया से हैं। इनका नाम क्या है? नतालिया वादी वादियानोवा। थोड़ा सा नाम टेढ़ा होता है, आप लोग देख लेंगे इसको। देखिए, नतालिया मिखाइलोनोवा वादिलोनोवा, इनका थोड़ा सा नाम टेढ़ा मेढ़ा है। सब देख लीजिए। यूएन के गुडविल एम्बेसडर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, लेकिन पूछा जाता है कई बार। इनको वोमेन्स की राइट्स में ये बहुत जागरूक होकर भाग लेती हैं, उसीलिए इनको बनाया गया है। चलिए देखिए, रशियन सुपर मॉडल, इंटरप्रेन्योर, पब्लिक स्पीकर एंड फिलांथ्रोपिस्ट, इनको उर्फ जैसे कहते हैं, उर्फ के रूप में इनको सुपरनोवा कहा जाता है। नतालिया मिखाइलोनोवा। तो इनको मेन था कि ये यूएन का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया, प्लीडिंग टू प्रमोट द सेक्सुअल एंड reproductive rights of women and girls and tackle the stigmas surrounding their bodies। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छी खबर है। चंडीगढ़ became first state or union territory in India to launch Carbon Watch, a mobile application to assess the carbon footprints of an individual। तो इंडिया में चंडीगढ़ पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी बना है जो कार्बन फुटप्रिंट्स के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। ठीक है ना? देखिए क्या कर रहे, ए कार्बन फुटप्रिंट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, प्राइमरली कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर बाय पर्टिकुलर ह्यूमन एक्टिविटी। तो इसमें आपसे यही पूछा जाए कि कौन सा राज्य ये यूनियन टेरिटरी लॉन्च किया है, तो ये चंडीगढ़ होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कार्बन फुटप्रिंट्स क्या होता है? एक आदमी जो है जितना भी ग्रीन हाउस गैस उसको प्रोड्यूस करता है, उसको कार्बन फुटप्रिंट्स कहते हैं। इसीलिए देख रहे हैं कि ये फुट आपके जो पैर है उसकी उसका इमेज बना, इसको दर्शाया जाता है। तो ये कहाँ से ये आपको प्रदूषक निकलते हैं? ट्रांसपोर्ट से, ऑफसेट्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये एमिशंस हो गए, ये फ्यूल हो गए, गैस हो गए, रिसाइकलिंग हो गए, वेस्ट हो गया। ये सब चीज़ें जो हैं आदमी, तो इसीलिए इसको कार्बन फुटप्रिंट्स नाम दिया जाता है, कार्बन फुटप्रिंट्स। चलिए और आगे चलते हैं। The app focuses on individuals' action and calculates carbon footprints on the basis of transport, energy, waste, and water consumption. It will also provide information such as national and world average of emission। तो इसमें ये था कि चंडीगढ़ लॉन्च किया, पहला इंडिया में पहला ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लीजिए। आप जानते हैं कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये पहला लॉन्च किया अपना कार्बन फुटप्रिंट्स के लिए। चलिए आगे देखिए, ये जॉर्जिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, चेंज हुए हैं। इराकली गरीबसविली कन्फर्म्ड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्जिया। तो आपसे पूछेगा जॉर्जिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो इराकली गरीबसविली, भाई वर्ल्ड है, अलग अलग नाम है। तो इनको जॉर्जिया का प्राइम मिनिस्टर बना। पार्लियामेंट अप्रूव कैबिनेट चेंज। देखिए, ए चैंपियन ऑफ क्लोजर टाइज टू द यूएस, नाटो एंड यूरोपियन यूनियन टू लीड नेक्स्ट चैप्टर इन जॉर्जियाज यूरोपियन अटलांटिक इंटीग्रेशन। तो ये हैं इराकलीन गरीबसविली।
गरीबशविली जो हैं इनको, ये जॉर्जिया के प्राइम मिनिस्टर बने। आप इतना याद रखिए, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं कि अलग अलग रेटिंग एजेंसी जो है अलग अलग कंट्रीज का ग्रोथ रेट करते रहते हैं, प्रेडिक्ट करते रहते हैं। तो इसी में मूडीज जो है, मूडीज फारकास्ट 7% जीडीपी कंट्रैक्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 के लिए, 2022 के लिए 13.7 बताया। तो मूडीज जो है 7% बताइए 21 के लिए, और 13.7% बताइए 12 के लिए। आप इसको याद रखेंगे, इसी तरह से पूछ लिया था ऑप्शन में। चलिए और आगे चलते हैं। ये देखिए, ये कौन है? हरियाणा डिप्टी सीएम चौटाला री इलेक्टेड टीटीएफआई प्रेसिडेंट। तो ये भारत में एक बहुत बुरा प्रचलन है कि राजनीतिज्ञों को हमारे स्पोर्ट्स का हेड बनाया जाता है, जबकि स्पोर्ट्स का हेड एक स्पोर्ट्समैन को होना चाहिए जिसको उसकी समझ है। लेकिन राजनीतिज्ञ जो है अपने फायदे के लिए ऐसा करते हैं। तो हरियाणा के जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उनको टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया है। देखिए, हरियाणा's Deputy Chief Minister Dushyant Chautala was on Wednesday re-elected as the President of Table Tennis Federation of India for a 4-year term। अब ये 4 वर्ष के लिए इनको दोबारा, इससे पहले थे री-इलेक्टेड, इससे पहले थे, फिर इनको दोबारा 4 वर्ष के लिए बनाया गया है। तो ये गलत बात है। किसी स्पोर्ट्स एसोसिएशन का हेड जो स्पोर्ट्समैन को होना चाहिए। अब देखिए आगे क्या है। पंजाब कैबिनेट अप्रोच मिशन लाल लकीर इन ऑल विलेजेस। तो ये अभी आपसे पूछा है कि लाल लकीर जो है कौन से राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लाल लकीर नामक योजना जो है पंजाब राज्य लॉन्च की है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, पंजाब कैबिनेट इम्प्लीमेंटेशन मिशन लाल लकीर विलेजर्स टू प्रमोट मोनेटाइज प्रॉपर्टी राइट्स एंड अवेलिंग बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स इन ऑल विलेजेस अक्रॉस द स्टेट्स। तो ये आप मुख्य रूप से याद रखिए कि लाल लकीर नामक जो योजना है ये पंजाब सरकार या पंजाब राज्य द्वारा लॉन्च की गई है। इसका मेन क्रक्स यही था। चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट गेट, जो शेड्यूल कास्ट के लिए जो नेशनल कमीशन है उसके चेयरमैन, बहुत दिन से चेयरमैन पद के खाली चल रहा है, चेयरमैन पद खाली चल रहा था, फाइनली नॉमिनेट कर दिए गए, इन्हीं को नॉमिनेट किया गया है। चलिए देखिए, फार्मर मिनिस्टर एंड बीजेपी एमपी विजय संपला टैक्स चार्जेज। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है इसका जो है चेयरमैन किसको बना दिया गया है? विजय संपला को। ये पूछा जाएगा, ये बहुत लंबे समय से, मई 2020 से ये पद खाली चल रहा था। तो आप याद रखें कि विजय संपला को शेड्यूल कास्ट का जो नेशनल कमीशन है उसका चेयरमैन बना दिया गया है। आप विजय संपला जी को देख ही रहे हैं, ये विजय संपला जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है, हु इज अंजलि भारद्वाज द एक्टिविस्ट ऑनर्ड बाय द यूएस फॉर हर फाइट इन कम्बेटिंग करप्शन। तो इनको अंजलि भारद्वाज जी को पुरस्कृत किया गया है। ये करप्शन से जुड़े मैटर्स पर काम करती हैं, उसको रोकने के लिए। आगे चलिए देखिए, अंजलि भारद्वाज एन इंडियन सोशल एक्टिविस्ट इज वन ऑफ द 12 करेजियस इंडिविजुअल्स नेम्ड बाय बिडेंस एडमिनिस्ट्रेशन। अभी जानते हैं कि अमेरिका में नेतृत्व चेंज हुआ है, पहले ट्रंप जी थे, अब जो बिडेन साहब आ गए हैं। फॉर द न्यूली इंस्टीट्यूटेड इंटरनेशनल एंटी करप्शन
चैंपियंस अवार्ड। तो इसमें 12 लोग को दिया गया, इसमें से भारत से अंजलि भारद्वाज जी का नाम है, आप इसको याद रखेंगे। भारद्वाज 48 has served as an active member of the right to information movement in India for over 2 decades। तो लगभग ये 20 वर्षों से राइट टू इंफॉर्मेशन और एंटी करप्शन के अगेंस्ट ये काम करे इंडिया में। इंटरनेशनल कमीशन आर लार्ज डैम्स आई कोल्ड सिंपोजियम आंसर बिगिंस बेसिन इनागुरेटेड। तो आई कोल्ड ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ये कहाँ पर होता है, 4 डे सिंपोजियम। तो 4 दिन का सिंपोजियम हुआ है आई कोल्ड, इसको आई कोल्ड ने यही आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंटरनेशनल कमीशन ऑफ लार्ज आई कोल्ड जो सिंपोजियम हुआ है ये किस चीज़ पर हुआ है, तो ये डैम्स और रिवर बेसिन पर हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इसमें भाग लिए। कर्नाटका टू होस्ट सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो अभी आप हम लोग इसमें पहले देखे थे कि खेलो इंडिया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हुआ था वो जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था और 5th एडिशन। और उसी में देखिए कर्नाटका टू होस्ट सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो सेकेंड एडिशन है ये कर्नाटका को दे दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए पहला जो हुआ था यूनिवर्सिटी गेम्स ये उड़ीसा में हुआ था, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी उड़ीसा में हुआ था। होस्ट ये देख रहे हैं ये 2020 में जो हुआ था। और इसमें विजयी कौन रहा था, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। दूसरा स्थान पर कौन रहा था, सावित्री बाई फुले। यही देखिए इसका जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है इसका सेकेंड एडिशन जो है इसका जिम्मेदारी कर्नाटका को दे दिया गया है। देखिए फ्यूचर इवेंट्स अभी नहीं हुआ इसीलिए ये सब कॉलम खाली है। तो पहला जो हुआ था वो उड़ीसा में हुआ था और पंजाब इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विजयी रहा। और ये देखिए पंजाबी है, ये 3rd नंबर पर जो दिया है पंजाबी है यूनिवर्सिटी पंजाब, ये अलग है ये अलग है दूसरे। तो ये देखिए सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, ये 1st स्थान पर भी है। यही अनाउंस किया, यही आपकी न्यूज है। चलिए ये देखिए जैस्मिन हैरिसन बिकम्स यंगेस्ट वुमेन टू रो सोलो अक्रॉस द ओशन। तो ये जैस्मिन हैरिसन है, ये अकेले जो है अटलांटिक ओशन को क्रॉस किए हैं। इट टुक द 21-year-old 70 days 3 hours and 48 minutes। 70 दिन 3 घंटे और 48 मिनट में जैस्मिन हैरिसन जो है अटलांटिक ओशन को अकेले क्रॉस की है, यही न्यूज है। तो जैस्मिन हैरिसन अभी पूछा जाएगा तो आप बता देंगे कि यंगेस्ट है, सबसे कम उम्र की बन गई है। ए ब्रिटिश वुमन हैज बिकम द यंगेस्ट वुमन टू एवर रो सोलो अक्रॉस द ओशन बाय कंप्लीटिंग ए 300-mile जर्नी अक्रॉस द अटलांटिक। तो ये सबसे पहले सबसे यंगेस्ट बन गई अटलांटिक ओशन को क्रॉस करने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैस्मिन हैरिसन का नाम आप याद रखेंगे। देखिए ये अटलांटिक ओशन है, आप सभी लोग जानते हैं, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका, इसी को ये अटलांटिक ओशन है। अटलांटिक ओशन को ये नॉर्थ अटलांटिक कहते हैं, इसको साउथ अटलांटिक कहते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज रेगुलेटरी परव्यू। तो ये स्टेट बैंक, ये सिक्किम जो है अपने राज्य का जो बैंक चलाता था, अब वो जो है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेटरी के अंतर्गत आ गया। देखिए क्या कह रहा है। द बैंक इस्टेब्लिश्ड 5 years before Sikkim acceded to India in 1973, provides radio operation for the state government. The Reserve Bank of India has brought State Bank of Sikkim under its regulatory purview. The bank established 5 years before India. It only operates within Sikkim and is wholly owned by state government. और इसके कितने ब्रांच हैं? बैंक करेंटली हैज 40 सेकेंड ब्रांचेज ऑफिसेज एंड 3 रेवेन्यू गवर्नमेंट वर्क। तो आप इसमें ये देखेंगे कि अभी पूछेगा पूछेगा कि कई प्रकार से पूछा जा सकता है। तो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम जो था, जिसको राज्य सरकार गवर्न करती थी, अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से गवर्न होगा। चलिए आगे चलते हैं। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। और देखिए थीम ऑफ द, इसका थीम क्या था? फोस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। तो सबसे पहले तो यही पूछा जाए कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाते थे? 21 फरवरी को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या था? फोस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन ऑफ एजुकेशन एंड सोसाइटी, ये इसका थीम था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आप जानते हैं कि भाषाओं का जीवित रहना जरूरी है। अब देखिए अगली खबर है। इंडियन नेवी एंड इंडोनेशियन नेवी कंडक्ट पासेक्स इन अरेबियन सी टू इनहेंस इंटर ऑपरेबिलिटी। तो आपसे यही पूछा जाता है कि पासेक्स जो है भारत और कौन से देश के बीच में हुआ? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। और दूसरा पूछा जाए कि इसमें ये नावल है कि एयर है कि ये माने आर्मी का है? तो ये नावल एक्सरसाइज है। तो पासेक्स जो एक्सरसाइज है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। और इसमें भारतीय नेवी भाग लेती है। मैंने नेवी का ये ऑपरेशन है, एक्सरसाइज है। तो याद रखेंगे पासेक्स। देखिए ये ट्वीट है स्पोक्स पर्सन नेवी का। इनहेंसिंग इंटर ऑपरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल मैरीटाइम कोऑपरेशन INS तलवार एंड इंडोनेशिया। तो भारत की तरफ से INS तलवार इसमें भाग ली थी। चलिए तो सबसे महत्वपूर्ण आप याद रखिए पासेक्स जो दिया हुआ ना, यही पूछता है पासेक्स जो है कौन कौन से कंट्रीज के बीच में हुआ है या होता है। और इन INS तलवार भारत की तरफ से भाग ली है। और इसमें जो है ये नवल एक्सरसाइज है। चलिए और आगे चलते हैं। ये देखिए US ऑफिशियली रीज्वाइंस पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड एंड आइज ऑन इट्स नेक्स्ट मूव एहिड ऑफ COP26। तो आप जानते हैं कि ट्रम्प साहब जो थे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अपने आप को बाहर कर लिए थे। तो ये जो अमेरिका में नेतृत्व जब चेंज हुआ है, जो बिडेन साहब जब आए हैं, तो ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में दोबारा ज्वाइन के लिए ऑफिशियली एग्री हो गए हैं। तो इसमें 195 कंट्रीज हैं, जबकि यूएन में 193 कंट्रीज हैं। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में 195 कंट्रीज हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये वही सब दिया हुआ है। स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय जॉन केरी। We are officially back in the Paris Agreement, part of the global climate effort. No country can fight this fight on its own.
ये कह रहे हैं कि नो कंट्री कैन फाइट दिस फाइट ऑन इट्स ओन, वी लुक फॉरवर्ड टू ए रिप्रोडक्टिव ईयर एंड ए सक्सेसफुल COP26 इन ग्लासगो। तो COP26 कब होने वाला है? ग्लासगो में 2021 में जो होने वाला, देखिए 19 फेब का ये न्यूज़ है। तो यहाँ से देखिए अमेरिका दोबारा ज्वाइन कर लिए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को, जिसको ट्रम्प साहब ने स्किप किया था, छोड़ दिए थे ट्रम्प साहब। और ये COP26 कहाँ पर होने वाला? ग्लासगो में होने वाला है। और आगे बढ़ते हैं, तो चलिए ये रहा हमारा करंट एडिशन रॉकेट 2। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।